और देखो जो सिग्नल होते हैं, सिग्नल किस में रहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहां से एक चीज आप ध्यान रखना, एक टर्म आती है अपने पास ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर ये एनर्जी का एक फॉर्म से किसी भी फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म वन से एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के एक रूप से किसी भी रूप में कन्वर्ट करता है। और जनरली ट्रांसड्यूसर से हम सिग्नल को लाइट में या सिग्नल को दूसरे जो एनर्जी के रूप है उनमें कन्वर्ट करते हैं। तो ट्रांसड्यूसर का एक पार्ट किसे मान सकते हो आप? माइक्रोफोन को। ये क्या कर रहा है? ये साउंड से सिग्नल या सिग्नल से इधर लाउडस्पीकर क्या कर रहा है? सिग्नल से साउंड। तो ये जो आपस में एनर्जी कन्वर्जन है वो किसकी सहायता से होती है? ट्रांसड्यूसर। लेकिन ट्रांसड्यूसर के भी वेरियस पार्ट हैं, जैसे डायनेमो, मोटर, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, इस तरीके से। चलिए ये दो हम देख चुके हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास लाइट एनर्जी, और दूसरी तरफ आ रहा अपने पास लाइट एनर्जी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब अगर लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास है सोलर सेल, आपके पास है फोटो डायोड, आपके पास है फोटो डायोड, या आपके पास है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल। और इसके अपोजिट आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो इसमें अपने पास क्या क्या ऑप्शन है? इसमें अपने पास है, सबसे पहले मैं लेके आता हूं CFL, LED, LCD, उसके बाद बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह XYZ जो भी लेना आप ले सकते हो। मैंने ये सारे क्यों लिए हैं इसके बारे में एक बार आपको जानना होगा, क्योंकि एग्जाम में CFL का फुल फॉर्म आ जाता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। उसके बाद क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। फिर क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके अलावा बाकी चीजें आप जानते ही हो। इसके बाद एक चीज और मैं यहां से इसी के अंदर ऐड कर लेता हूं, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। अगर केमिकल एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है लाइट एनर्जी के अंदर तो क्या करो? किसी भी वस्तु को जला दो। किसी भी वस्तु को जला दो, जैसे कागज को आपने जलाया, बर्निंग ऑफ पेपर, वुड, कैंडल, इन सब में क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में बदल रही है। और अगर इसके विपरीत आपको देखना है, इसके अपोजिट आपको देखना है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे बदलें, तो एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान। प्रकाश संश्लेषण। और एक चीज ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश संश्लेषण एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उष्मा शोषित प्रक्रिया है, अभिक्रिया है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें एनर्जी, क्योंकि इसको सनलाइट की जरूरत होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है, तो जब एनर्जी इसे चाहिए तो कैसे प्रोसेस? एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
इससे आगे अपने पास अब हमें एक्सप्लेन करना है पोटेंशियल एनर्जी। प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इन दोनों का सम हम क्या लिखते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इसे आप लिख लीजिए टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा किसके बराबर, स्थिर ऊर्जा के बराबर, और इधर गतिज ऊर्जा के बराबर। देखो डियर स्टूडेंट्स, माना क्या जाता है, गतिज ऊर्जा रिलेटेड होती है गति से, मोशन से संबंधित होती है, और स्थिर ऊर्जा किससे, स्थिर अवस्था से, रेस्ट से संबंधित होती है। लेकिन ये इसका अधूरा ज्ञान है। अगर आप रेस्ट वाली बात करते हो तो इसमें दो कंडीशन आती है। इसमें एक आता है पोजीशन चेंज, एक आता है पोजीशन चेंज, और एक आता है अपने पास शेप चेंज। एक पोजीशन चेंज, एक शेप चेंज। जब पोजीशन चेंज होता है तो इसके अंदर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आती है, तो यहां से आता है अपने पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वाकर्षणीय स्थिर ऊर्जा, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षणीय, गुरुत्वाकर्षणीय स्थिर ऊर्जा। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को यू से, तो ये फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास, फॉर्मूला रहेगा mgh। h क्या दिखा रहा है कि सरफेस के रिस्पेक्ट में कितना हमने पोजीशन चेंज किया है। अब इसी पे बेस्ड न्यूमेरिक या एग्जांपल्स देखो बेटा। जैसे आप किसी हाइट के ऊपर जाते हो, पहाड़ी के ऊपर आप गए हो, तो आपके द्वारा किया गया कार्य आपकी बॉडी के अंदर किस रूप में स्टोर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या फिर मान लो ये कोई नदी है, रिवर के ऊपर हमने एक डैम बना रखा है, मान लेते हैं ये बांध बना रखा है किसी हाइट के ऊपर। इस बांध के अंदर जो पानी है, इस बांध के अंदर जो पानी है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। और पोटेंशियल एनर्जी में भी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, तो आंसर होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और कितनी, तो आंसर होगा mgh। तो मेरे हिसाब से ग्रेविटेशनल का कंसेप्ट आपको समझ आ गया हो। किसी हाइट पे जाते हो तो कौन सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब शेप चेंज में, जब शेप चेंज होती है तो कौन सी एनर्जी आती है, यहाँ पे आती है बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है अपने पास, U बराबर है हाफ के एक्स स्क्वायर। कैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करें वो देखो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को, तो यहां से मैं एक स्प्रिंग लेता हूं, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया है F, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट शो किया, इसने जो डिस्प्लेसमेंट शो किया है वो मैं मान लेता हूं x, इसके द्वारा तय विस्थापन कितना है x। तो इस काम को करने के लिए मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा मेरे पास F इंटू एक्स हो जाएगा। वर्क डन क्या हो गया अपने पास F इंटू एक्स। और यहां से अगर हम इसे ध्यान से देखें, वर्क डन इज इक्वल टू के F इंटू एक्स होता है। यही वर्क डन इसकी जब शेप चेंज हुई है, इसकी जब शेप चेंज हुई है, तो यही वर्क डन किसके रूप में स्टोर हो जाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो स्प्रिंग हमने यूज किया है,
स्प्रिंग कांस्टेंट क्या रहता है? स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इसका सिंबल रहता है के, और ये के जो हम यूज करें ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये स्प्रिंग किस मेटेरियल का बना हुआ उस पर डिपेंड करता है कि इस के की वैल्यू क्या होगी। किस मेटेरियल का बना हुआ उस पर डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये चीजें हम यहां से देख रहे हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद देखो इस पे बेस्ट एग्जांपल्स कैसे देखेंगे हम। जैसे मेरे पास एक घड़ी है, घड़ी में स्प्रिंग लगा हुआ है। अब जब चाबी भरोगे इसके अंदर तो कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? चाबी भरने पे क्या होगा? शेप चेंज। और अगर शेप चेंज हो रहा है, अगर शेप चेंज हो रहा है तो कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एग्जाम में अगर इनके पार्ट्स बना के नहीं दे रखे तो हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। घड़ी के अंदर जो चाबी भरी जाती है तो उसमें कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। और अगर काइनेटिक और पोटेंशियल में से स्टोर करने की बात करता है तो सिर्फ पोटेंशियल को स्टोर किया जा सकता है, काइनेटिक को नहीं। आगे इससे रिलेटेड देखें, जैसे यूनिवर्सल हथियार जो देश विदेश में भी बड़े शौक से यूज किया जाता है, वो क्या है? बुलेट। जब इसे आप पीछे की ओर खींचोगे तो ये रबड़ क्या हो जाएगा? स्ट्रेच। जब ये स्ट्रेच होगा यानी कि क्या हो रही है? इसकी शेप चेंज। शेप चेंज होगी तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगा। कौन सी एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से आप धनुष का देखते हो, पीछे की ओर जब हम खींचते हैं तो उस वायर के अंदर कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से देखते हो आप जब खिलौना गाड़ी लेके आते हो तो इसमें बीच में जो बना हुआ होता है ये स्प्रिंग लगा हुआ होता है इस तरीके से। तो जब इसे रोटेट करते हो, चाबी भरते हो इसके अंदर तो कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल। ये एनर्जी स्टोर होती है और बाद में यही पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अब देखो एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं। इससे आगे क्या आता है अपने पास? सिंपल पेंडुलम का केस दोबारा। झूले का केस हो चाहे सिंपल पेंडुलम का केस हो, इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे या फिर वापिस इधर मूव करेंगे, इसमें इधर मूव करेंगे। ये चीज, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आके इसकी क्या हुई है? पोजीशन चेंज। तो पोजीशन चेंज हुई है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? ग्रेविटेशनल पोजीशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई। और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहां पे भी कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, वो भी कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन मीन पोजीशन पे इसकी स्पीड सबसे ज्यादा रहती है तो यहां पे कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। और आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर रहती है? गतिज ऊर्जा हाफ mv² के बराबर रहती है। लेकिन एक चीज आप भूल जाते हो कई बार, और वो क्या है? जैसे मान लो एक गाड़ी है, ये इनिशियल वेलोसिटी u के साथ चल रही है। अब इसके ऊपर फोर्स लगा के इसकी वेलोसिटी को u से किस में कन्वर्ट कर दिया? v के अंदर। इस गाड़ी का जो मास है वो m है, गाड़ी का जो मास है वो मैं m लेके चल रहा हूं। तो बताओ कि इसके अंदर कितनी एनर्जी यूज हुई है? इसके अंदर कितनी एनर्जी यूज हुई है? तो ये जो वेलोसिटी यूज की जाती है ये हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल रहती है, यानी कि रेस्ट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये वैल्यू यूज होती है। अब इस केस में आंसर क्या आएगा अपने पास? इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, और इसी पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। इसी पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर वहां पे क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं हाफ m
v² माइनस u²। अब यहाँ पे हमने देखा कहां कौन सी एनर्जी सबसे ज्यादा है, और यहाँ कौन सी ग्रेविटेशनल, क्योंकि पोजीशन चेंज है, शेप में चेंज नहीं, पोजीशन चेंज है। और एक और चीज अब इससे आगे जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, मैं एक ग्राफ लेता हूं इस तरीके से, ये इधर मैं ले रहा हूं टाइम और इधर मैं ले रहा हूं एनर्जी। तो ये एनर्जी मिनिमम हो गया, और इधर मैं एक हाईएस्ट लेवल अपना पहले से ही सेट कर लेता हूं, इधर एनर्जी मैक्सिमम हो गया। नीचे एनर्जी मिनिमम था, ऊपर एनर्जी मैक्सिमम हो गया। अब इसी से रिलेटेड हमें जानना होगा, कुछ चीजें हम यहां से जान लेते हैं। वो क्या क्या है वो देखिए। एनर्जी मैक्सिमम की बात करें, और पेंडुलम का केस जब हमने लिया था तो शुरुआती पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगा, तो यह एनर्जी मैक्सिमम थी। अब धीरे 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 करके ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे एक बार डायग्राम में छोटा सा यहां भी बना लेता हूं, ये पोजीशन सी, ये पोजीशन बी और ये पोजीशन ए, इस तरीके से। तो ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है और ये पोजीशन इसके लिए सी है। सी के ऊपर हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाती है। अब यहां देखो, जब वो टॉप पे है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम, सी के ऊपर है। ये देखो, अब वापिस जब ये टॉप पे जाएगा यानी बी पोजीशन पे जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो ये जो मैंने ब्लैक से लिया है ये तो किसे शो कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी। और जो नीचे वाला लिया है ये किसे शो कर रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है। लेकिन इस ग्राफ को आप ध्यान से देखोगे कि दोनों का सम, क्योंकि एक जितना कम हो रहा है दूसरा उतना ज्यादा हो रहा है, दोनों का सम हमेशा क्या देगा, कांस्टेंट। यानी कि टोटल एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टोटल एनर्जी किसी भी प्रोसेस के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमने बेसिक कंसेप्ट्स देखे हैं एनर्जी से रिलेटेड। अब आता है अपने पास पावर का कंसेप्ट। अब अपने पास आता है नेक्स्ट कंसेप्ट पावर का। पावर यानी कि शक्ति। तो ये क्या रहता है बेटा, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन और एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज, भाई एक्सचेंज में क्या है, या तो एनर्जी इन है या फिर आउट है, या तो एनर्जी ली जा रही है या एनर्जी दी जा रही है, या तो एनर्जी गेन की जा रही है या एनर्जी लूज की जा रही है। तो यहां से हम देख रहे हैं अपने पास क्या आएगा पावर का यूनिट, वाट, यूनिट क्या आ जाएगा, वाट, या फिर जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ये अपने पास यूनिट आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू क्यू बाई टी और W बाई टी, क्यू बाई टी और W बाई टी। W क्या है, यहां पे वर्क है, T क्या है, यहां पे टाइम है, Q क्या है, यहां पे एनर्जी है, और ये T क्या हो जाएगा, टाइम। इस तरीके से आप पावर को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहां से अगर हम देखें पावर के लिए दूसरा फॉर्मूला,
तो पावर के लिए दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, जूल पर सेकंड को जूल की जगह में क्या लिख सकता हूं, न्यूटन मीटर पर सेकंड। भाई जूल की जगह में न्यूटन मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं। तो यहां से आप देखिए दूसरी चीज, यहां से देखें न्यूटन की जगह में फोर्स लिख लेता हूं और मीटर पर सेकंड की जगह में वेलोसिटी लिख सकता हूं। तो यहां से रिलेशन क्या निकल के आया है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये आपके पास एक नया फॉर्मूला निकल के आया है जो आपकी न्यूमेरिकल सोल्व करने में मदद करेगा। नेक्स्ट आपको देखना है यहां से अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो इधर या तो वर्क डन लेके चलो या फिर एनर्जी लेके चलो, और यहां से अगर आप टाइम लेके चलते हो, स्लोप ये इस तरीके से जा रहा है, तो ये किसे शो करता है, कांस्टेंट वर्क डन, कांस्टेंट वर्क डन को, या फिर कांस्टेंट वर्क डन हो रहा है लगातार बराबर, तो ये कांस्टेंट पावर को शो करेगा, कांस्टेंट पावर को शो करेगा। क्यों? क्योंकि पावर किसके बराबर, इसका जो स्लोप निकालोगे आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो किसके, वर्क बाय टाइम या फिर एनर्जी बाय टाइम, और वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा पावर के बराबर। तो ग्राफ किसके बीच, वर्क और टाइम के बीच ग्राफ हमें क्या देगा, पावर देगा। और अगर ये सीधी लाइन आ रही है तो उस केस में हमें क्या देगा, ये कांस्टेंट पावर देगा। उसके बाद मैं बात करता हूं पावर ऑफ इंजन की। पावर ऑफ इंजन, इंजन में दो चीज रहते हैं, एक रहता है एक्सीलरेटर और एक रहता है ब्रेक। तो गाड़ी जितना एक्सीलरेट कर सकती है उतना ही ब्रेक लगा सकती है, जितना एक्सीलरेट कर सकती है उतना ही ब्रेक लगा सकती है। मतलब एक्सीलरेटर के लिए जो पावर रहती है वो मापेंगे हम हॉर्स पावर में, और ब्रेक के लिए जो रहेगा वो मापेंगे हम ब्रेक हॉर्स पावर में, ब्रेक हॉर्स पावर में, ब्रेक हॉर्स पावर, इस तरीके से। तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि एक हॉर्स पावर एक एचपी किसके बराबर रहेगा, 746 वाट के बराबर रहेगा, और एक बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर, एक ब्रेक हॉर्स पावर ये किसके बराबर रहेगा, एक ब्रेक हॉर्स पावर एक बीएचपी किसके बराबर रहेगा, ये भी 746 वाट के बराबर रहेगा। ठीक है, ये भी 746 वाट के बराबर रहेगा। अब ग्राफ में देखो किस किस के बीच आप ग्राफ देख रहे हो। अगर एरिया अंडर द कर्व, इस तरीके से कोई कर्व दे रखा है, इधर वेलोसिटी इधर फोर्स, इधर फोर्स इधर वेलोसिटी, तो एरिया अंडर द कर्व में क्या होगा, फोर्स और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई, और फोर्स और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई से भी हमें क्या मिलेगा, पावर। तो पावर की कंसेप्ट क्या बन रहा है अपने पास, इधर हम पावर ऑफ इंजन की बात करें, हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, ये सारी चीजें हमने यहां से देख ली है। तो ये था अपना वर्क एनर्जी पावर। अब यहां से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देख लीजिए, उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।